में पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित जायसवाल। भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं? साथियों, 2023 जीएस पेपर 1 में ये सवाल आया था। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसे 250 शब्दों में लिखना है। इसमें एक शब्द है अस्मिता। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब कोई आदमी या समुदाय ये पूछे कि खुद की नज़र में उसकी पहचान क्या है, वो खुद को कैसे देखता है, अपनी नज़र में वो क्या है, तो इसका जो जवाब आएगा वो अस्मिता है। जब वो ये तय कर लेता है कि वो खुद में क्या है, तो दूसरे लोग भी उसकी इसी पहचान या अस्मिता से उसकी शिनाख्त करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। नहीं समझ में आया सर? तो ठीक ऐसे समझो, अस्मिता बनाने का मतलब है ऐसी पहचान बनाना जो उसे दूसरों से अलग करती हो। देखो, शीशे के सामने खड़े होकर सवाल करो, तुम कौन हो? तुम कैसी लाइफ बिताना चाहते हो? मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे बिना बताए ही पहचान लें, दूसरों से अलग कर सकें? तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब आएगा वो आपकी अस्मिता है। यही सवाल कम्युनिटी के लिए सोच के देखिए। अगर कोई समुदाय खुद से पूछे कि वो बाकी समुदाय से कैसे अलग है, बाकी कम्युनिटी से कैसे अलग है, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वही उसकी पहचान है, वही उसकी आइडेंटिटी है और वही उसकी अस्मिता है। अस्मिता को बनाए रखने का प्रेशर इतना ज्यादा हो सकता है कि अगर कभी उसकी रक्षा करने का सवाल उठे तो उसे बचाने के लिए कोई भी शख्स या कोई भी कम्युनिटी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। दोस्तों, फिल्म पद्मावत में आपने देखा होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का घेरा डाले हुए है तो उसकी फौज लड़ने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में वह फौज के सामने जाकर अपना झंडा गिरा देता है और उस गिरते हुए झंडे को थामने के लिए उसके सिपाही आगे आ जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों आगे आ जाते हैं? झंडा गिरता गिरने दो। क्यों? क्योंकि वो झंडा उनकी अस्मिता का, उनकी पहचान का प्रतीक है। आगे इसमें एक शब्द है जाति। अब हम जाति समझ लेते हैं कि जाति होती क्या है। दोस्तों, भारत में जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक ढांचा है, उसकी बुनियाद में जाति है। ऐसे तो हर समाज में काम का बंटवारा करने के लिए कुछ ना कुछ आधार होता है और उसी आधार पे समाज को बांटा जाता है। इसे हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन। हमारे देश में ये स्त्रीकरण, ये स्ट्रेटिफिकेशन जाति के आधार पे होता है, यानी जाति के आधार पे काम का बंटवारा होता है। तो ये हमारा जाति सिस्टम है। इसकी कई खास बातें हैं और हमें दो बातें इसमें से समझनी है। पहली है वंशानुगत और दूसरी पेशेगत। देखिए, वंशानुगत का मतलब है कि जाति जन्म से मिलती है। आपका जन्म जिस परिवार में हुआ है, परिवार जिस जाति का है, वो ही जाति आपकी भी होगी। दूसरी बात, जाति को पेशे से जोड़ा गया है। कोई एक खास जाति एक खास तरीके का ही काम करेगी। समाज में कई तरह के काम होते हैं, समाज में दर्जनों पेशे होते हैं, पर जाति सिस्टम में यह माना जाता है कि एक जाति और एक पेशा। अपने जीवन यापन के लिए वह जाति एक खास तरीके का ही काम करेगी। इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहली ये है कि जो पेशे हैं, जो प्रोफेशंस हैं, उनमें एक सोपान क्रम है, यानी कि उसमें हायरार्की है। पेशों में हायरार्की है, ऊंच नीच है। इसलिए उस काम को करने वाले कम्युनिटी को भी उसी नज़र से देखा जाता है। जो कम्युनिटी ऊंचे पेशे को अपनाती है, समाज उसे अधिक सम्मान देगा और जो नीचे कहे जाने वाले पेशे हैं उनको समाज सम्मान नहीं देता। दूसरी बात, जाति को आप बदल नहीं सकते। जाति आपकी क्षमताओं या पैसों पर नहीं, आपके जन्म पर आधारित है। आपका बर्थ किस कास्ट में हुआ है, इससे तय होगा। तीसरी बात, शादियां जाति के भीतर होती हैं, इसीलिए जाति को बंद प्रणाली या क्लोज्ड सिस्टम कहा जाता है। वैसे तो और भी कई इसकी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन अभी सवाल के हिसाब से इतना काफी है। सवाल पर वापस आते हैं।
जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर क्यों है? अब सवाल कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि जो जातिगत पहचान है, जो जातीय आइडेंटिटी है, उसमें गतिशीलता और स्थिरता क्यों दिखती है। यानी जो कास्ट सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उनका क्या स्वरूप है, और दूसरी तरफ ये जो कास्ट सिस्टम है अभी भी स्टैटिक है, क्यों रुका हुआ है। जाति प्रणाली जस की तस वैसी की वैसी क्यों बनी हुई है। ठीक, अब इस सवाल का पहला हिस्सा, जाति में मोबिलिटी या गतिशीलता क्यों आई। जब हम इसे क्लोज सिस्टम कहते हैं तो इसमें गतिशीलता या बदलाव क्यों है। देखिए, ये पाया गया है कि जब कोई जाति किसी क्षेत्र में है और वो किसी कारणों से राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है, तो वह जाति उच्च जाति की जीवन शैली को अपनाने लगती है। मतलब जब पावरफुल हो जाएगी तो वो हायर कास्ट की लाइफ स्टाइल को कॉपी करेगी और कुछ पीढ़ियों के बाद ये दावा करेगी कि वह जाति सोपान क्रम में या कास्ट हायरार्की में अब ऊपर आ गई है, ऊपर की जाती है। इस प्रोसेस को दोस्तों कहते हैं संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि जाति प्रणाली उतनी भी क्लोज, उतनी भी बंद नहीं है जितना कि समझा जाता है। दोस्तों यहाँ एक बात समझिए आप कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत ना हो, लेकिन ये 1950 के आसपास सोशियोलॉजी में एक सेटल्ड प्रिंसिपल बना और इस पर बहुत शोध हो चुके हैं। इसलिए अगर आपको इस पर कुछ बात करनी हो, कोई बात समझनी हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखकर पूछ सकते हैं। अब डायनेमिक की दूसरी बात, देखिए, जब अंग्रेज आए तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भी हमारे यहाँ आ गई। इस प्रक्रिया ने, वेस्टर्नाइजेशन ने जाति सिस्टम में बदलाव लिए। कैसे? जब इंग्लिश एजुकेशन आई, अंग्रेजों की शिक्षा आई, तो उसके साथ साथ वहाँ की वैल्यूज भी आई। जो वैल्यूज, जो लाइफस्टाइल वेस्टर्न कंट्रीज का था, उसको भी यहाँ पे समझा जाने लगा, देखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन को बदलने का मौका मिलेगा और आपको बड़ी नौकरी मिल सकती है। पश्चिमी देशों में समानता की बात के चलते भारत में शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले और इससे जातिगत भेदभाव कम हुआ, कानूनी स्तर पर कम हुआ, और जो सदियों पुरानी जाति संरचना थी इसमें कुछ कुछ चेंजेस दिखने लगे। तीसरी बात, जमीन का मालिकाना हक मिलने लगा। तो दोस्तों जब ब्रिटिश प्रणाली हमारे यहाँ थी तो जमीन को एक वस्तु के तौर पे देखा गया और उसकी खरीद बिक्री भी होने लगी। इससे क्या हुआ कि जो जो लैंड होल्डर्स थे, जो भूस्वामी थे, उनका जो वर्ग था उसमें सेंध लगने लगी, क्योंकि अगर जमीन बिक जाएगी तो भूस्वामी नहीं रहेंगे, उनकी जमीन का स्वामित्व बदलने लगेगा। बाद में जब आज़ादी हुई तो जमींदारी उन्मूलन और दूसरे कानूनों के चलते जो पुराना सामंती ढांचा था उसकी स्थिति कमजोर हो गई और जो नए लैंड होल्डर्स थे, नए भूस्वामी थे, सीन में आ गए। इससे भी जातिगत संरचना पर दबाव आया। चौथी बात है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण की। जो नए राजधानी वाले शहर बने, नए औद्योगिक शहर बने, बंदरगाह शहर बने, उन्होंने एक समाज में नई किस्म की संरचना को जन्म दिया। कैसे? जो निम्न कही जाने वाली जातियां हैं उनके पास काम करने के ज्यादा मौके थे, अलग अलग तरीके के काम करने के मौके उनको मिलने लगे। अब उनको पैसा जमा करने का मौका मिलने लगा। अब उनके पास गांव की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित वातावरण था। इन बातों ने जो कास्ट सिस्टम था उसके जो बंधन थे वो कमजोर कर दिए, ढीले कर दिए। अब जैसे रेलवे आई तो रेलवे से क्या हुआ, लोगों का मूवमेंट बढ़ा, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, और आप जिस सीट पर बैठे हैं सामने किस जाति का व्यक्ति बैठा है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते थे। तो इन बातों से भी जाति के बंधन ढीले हुए।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन बातों से जो कास्ट सिस्टम है उसमें गत्यात्मकता यानी कि डायनामिक लक्षण देखने को मिला है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा कि जाति स्थिर क्यों बनी हुई है, स्टैटिक क्यों है। इसकी पहली वजह यही है कि शादियां जाति में ही होती हैं और बहुत कम है जो जाति से बाहर हों, 2-4%। और अगर हो भी जाएं तो उससे जाति सिस्टम खत्म थोड़ी हो जाएगा। स्त्री या पुरुष की जाति शादी करने से नहीं बदलेगी। हाँ, लोगों का जो व्यवहार होता है वो थोड़ा बहुत बदल जाता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है उसको रिलीजन का सपोर्ट है, धर्म का सहारा है। तो इसलिए जाति प्रणाली भले ही कमजोर होने लगी हो, लेकिन जब तक उसको धर्म का सपोर्ट है तब तक उसमें जड़ता या स्थिरता बनी रह सकती है, क्योंकि धर्म जो है वो इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। तीसरी बात, जिन जातियों का समाज में प्रभुत्व है, डोमिनेंस है, जिन जातियों का ऐसे पदों पर कब्जा है जो कंट्रोल करते हैं पद, वे अपनी हायर स्टेटस को, अपनी उच्च परिस्थिति को बनाए रखने के लिए हर संभव, हर मुमकिन कोशिश करती है कि जाति संरचना बनी रहे ताकि नीचे के समुदाय उच्च पदों पर अपना दावा नहीं करें। चौथी बात, जो सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंज है, उनकी गति बहुत ही धीमी होती है और ये जनरेशन के हिसाब से होते हैं, पीढ़ीगत चेंजेस होते हैं, इसीलिए हमें एक स्टैटिक फील देते हैं। अब केंद्र सरकार जनगणना में जाति को भी शामिल कर रही है, तो इससे कोई बदलाव सीधे तौर पे नहीं आएगा, लेकिन बदलाव की जमीन तैयार होगी और एक परिवर्तन की बुनियाद रखी जाएगी। पांचवी बात, जाति और पेशागत संबंध में परिवर्तन की दर बहुत ही कम है। दोस्तों, बात यहाँ खत्म हो जाती है और अंत में मैं आपसे एक और बात कहूँगा। कास्ट पे लिखते समय, जाति पर लिखते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि जो बातें संविधान के दायरे में हैं, जो कानून के दायरे में हैं, वही बातें लिखनी हैं। अपनी तरफ से कोई भी बात ऐड ऑन ऐसी नहीं करनी है जो संविधान के दायरे के बाहर हो। धन्यवाद।